नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 152वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी जो ये वेबिनार है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संचार दृष्टिकोण, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। और आज विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया शिक्षक प्रोफेसर प्रमोद कुमार, जिनका विस्तृत परिचय मैं आपको जब इन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका सिंह को, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य कर रही हैं। वे सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी शिक्षण में आने से पूर्व रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती थी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा सेंटर के साथ आपका जुड़ाव रहा और वहीं से आपने मास्टर्स उपाधि की और रेडियो पॉडकास्टिंग में इस समय आप अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए शोध पंजीकृत हैं। एक शिक्षक के रूप में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए आप विभिन्न अकादमिक आयोजनों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जनसंपर्क अधिकारी का भी कार्य कर रही हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी। नमस्कार सर, आपने मेरे को डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के साथ वेलकम किया है सर। मोस्ट वेलकम इन दिस वेबिनार which is behalf or organized by Communication Today, Banawat sir and Professor Eman Huda sir, PBI Camp Director sir. Sir, इस इवेंट को शुरू करते हैं, इस वेबिनार को शुरू करते हैं माँ सरस्वती के नाम के साथ, उनको याद करते हुए। इतनी शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे लेकर भी कोई होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपने करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे लेकर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे लेकर भी कोई भूल होना। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रियंका जी आपकी इस प्रस्तुति के लिए। जो एक विश्वास आपने प्रकट किया अपने इस जीवन यात्रा को निरंतर चलाने के लिए, यही यात्रा अकादमिक क्षेत्र में भी निरंतर इसी तरह से जारी रहे। आगे बढ़ने के पूर्व में एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका ई बुके से आप स्वागत करें। जैसे कि परंपरा है, जब भी हम किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो हम हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि भौतिक रूप से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ये एक आभासी मंच पर आयोजन किया जा रहा है, तो स्वागत अभिनंदन की प्रक्रिया भी उसी तकनीक का सहारा लेते हुए आभासी रूप में हम कर रहे हैं। तो ई बुके से भाई प्रमोद कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी प्रियंका सिंह। जी सर, बिल्कुल sir. Most welcome on behalf of Communication Today and Bharatiya Vidyapeeth. As such, this is just a gesture of respect and honor from our side. और इस बुके से हमारे हुदा सर भी ही इज इन द मीटिंग। सो हमेशा सर बोलते हैं कि इस बुके की फ्रेगनेंस को हमें फील करना है और इसे वर्चुअल देखते हुए हमें महसूस करना है कि हमारे पास है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे फ्रेशनेस लेकर आती है, एनर्जी देती है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से और एनर्जेटिक तरीके से वर्क करते हैं। तो आई विश द सेम ऑन बिहाफ ऑफ सर एंड ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। और यही वैचारिक
यही वैचारिक ऊर्जा हमारे इन अकादमिक आयोजनों में बनी रहे और पुष्प की जो सुरभि है, खुशबू है, जिस तरह से दिगांतर पर फैलती है, हमारा यह आभासीय मंच भी उन्हीं भौगोलिक दूरियों को तोड़ता हुआ दुनिया भर में हम जिस तरह से छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, इस वेबिनार के माध्यम से मीडिया से जुड़े हुए समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद का सिलसिला जो हमने प्रारंभ किया है लगभग 4 वर्ष पूर्व कोविड के दौर में, जब जीवन में लग रहा था सब कुछ थम गया है, तब ये एक विनम्र शुरुआत होती है। जो कम्युनिकेशन टुडे का प्रकाशन पिछले 28 वर्षों से निरंतर जारी है, यह हमारे प्रकाशन यात्रा का 29वां वर्ष है। सभी 28 वर्षों के अंक हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और communicationtoday.net यहाँ जाकर के आप न सिर्फ इन अंकों का अध्ययन विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो ये वेबिनार सीरीज है, ये जो हमारे वीडियोस हैं, ये भी हम अपलोड करते हैं ताकि जो मित्र अपने, क्योंकि अब दुनिया खुल चुकी है, सारी चीजें ऑफलाइन के मोड में आ चुकी हैं, तो जब जिसको समय हो, सुविधा हो, इन वीडियोस को देखे, इन विचारों को सुने और अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में करके हमारे इस वैचारिक अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आज का हमारा विषय जो है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है, भारतीय संचार दृष्टिकोण। जहां तक भारतीय संचार दृष्टिकोण की बात है, हमारी एक बहुत लंबी परंपरा है, हजारों वर्षों की अद्वितीय और समृद्ध परंपरा है। हमारा समाज, संस्कृति और विचारधारा, इसमें संचार की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। यह जो हमारा दृष्टिकोण है, समाज में केवल ज्ञान, मूल्य और संवेदनशीलता का प्रसार करता है, बल्कि प्राचीन भारतीय दर्शन, परंपरा और सांस्कृतिक परंपराओं में भी बहुत ही तेजी से एक तरह से ये घुस गया है, उसमें निहित हो गया है, जिसने दुनिया भर की संचार प्रणालियों को कहीं प्रभावित किया है। भारतीय संचार प्रणाली को समझने के लिए आपको उसका जो वैदिक काल का आधार है, उसको देखना और समझना पड़ेगा, जब ज्ञान का संचार मौखिक परंपरा के माध्यम से होता था। गुरु शिष्य की परंपरा इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रह करके मंत्रों, श्लोक और उपदेश के माध्यम से उन्हें उपदेश देते थे, शिक्षित करते थे, और इसी के साथ साथ जीवन के रहस्य, गूढ़ और आध्यात्मिक ज्ञान को भी वो उनके साथ साझा करते थे। वैदिक मंत्र और यज्ञों के माध्यम से जो ये संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, यह एक प्रकार से उस समय हमारी एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा था, और इस सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से कहीं हम ईश्वर के साथ संवाद भी स्थापित कर सकने में सक्षम थे। उस काल में संचार का उद्देश्य केवल प्रबोधन और ज्ञान का प्रसार नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को प्रदान करना भी था। उपनिषदों और पुराणों जैसे ग्रंथों में संवाद के उस महत्व को आप यदि पढ़ेंगे तो आपको पूरी जो संचार की परंपरा है वो समझ में आएगी, और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को भी आप समझ पाएंगे। इसी तरह से भारत की लोक परंपराएं हैं, उसका अपना अपने आप में अद्भुत वैशिष्ट्य है। न जाने कितने अनगिनत रंग आप संचार के देख सकते हैं, उसका स्वरूप देख सकते हैं। लोक गीतों की बात करें, लोक नृत्यों की बात करें, नाटक, कठपुतली, पौराणिक कथाएं, ये सब उस संचार माध्यम के प्रमुख आधार रहे हैं, जिनके माध्यम से हमने हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और किया है। मैं तो कई बार इस मंच पे कह चुका हूं कि हमारे दादा दादी, नाना नानी की कहानियां, बेटा एक राजा था, हूं, और इस हुकारे के साथ जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराएं हैं, ये हम ट्रांसमिट करते रहे। तो इस प्रकार ये लोक कथाएं और लोकगीत केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं थे, बल्कि समाज को शिक्षित करने, एकजुट करने का भी कार्य करते थे। पंचतंत्र और जातक कथाएं इसका सटीक उदाहरण है। किस तरह से इन कथाओं के माध्यम से संचार से नैतिक शिक्षा, समस्या समाधान और व्यवहारिक ज्ञान को कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। ये कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भारतीय दर्शन में हम अक्सर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और न सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे विचार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत केवल भारतीय जो हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पूरे वैश्विक संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। इसे प्रासंगिकता को हम समझ सकते हैं। यह विचार हमें उन भौगोलिक सीमाओं के परे ले जाता है, और आपसी समझ, सहअस्तित्व और शांति का माध्यम ये विचार बनते हैं। भारतीय दर्शन में
सत्य और अहिंसा को संचार का मूलभूत सिद्धांत माना गया है। फिर आता है आधुनिक युग, जिसको हम एक तरह से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इसमें हम जी रहे हैं। न जाने कितने माध्यम संचार के हमारे पास हो गए हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब हम डिजिटल मीडिया में प्रवेश कर गए हैं। डिजिटल मीडिया ने अनेक खतरों और चुनौतियों के बावजूद एक लोकतांत्रिक समाज हमारे सामने दिया है, जहां हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, एक दूसरे के विचारों पर तुरंत कमेंट कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है। एक जादुई शक्ति इसने हमको दी है, और चुनौतियां और खतरे तो हम अक्सर बात कर चुके हैं, हर उस नई तकनीक के साथ होता है। लेकिन इसी आधुनिक माध्यमों ने रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों के माध्यम से हमारे परिवारों में उन आध्यात्मिक मूल्यों का, उन पौराणिक संदर्भों को एक तरह से प्रचारित प्रसारित किया। तो पूरी की पूरी जो हमारी एक परंपरा है, इसके साथ भारतीय संचार बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज जब हम एनईपी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें भारतीय परंपरा और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ना है। और पूरा जो हमारा अध्ययन है, दुर्भाग्य से हमारे जो पाठ्यक्रम अभी भी पश्चिमी विचारकों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो राजनीति विज्ञान की बात करें, चाहे हम हमारे मीडिया पाठ्यक्रमों की बात करें, जबकि हमारी स्वयं की परंपरा इतनी समृद्ध रही है। तो ऐसे में क्या हम उन भारतीय जो परंपराएं हैं, संदर्भ हैं, उनके माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान नहीं दे सकते? आज उसकी तैयारी की जा रही है, और एनसीईआरटी, यूजीसी और जो अन्य एजेंसीज हैं, उन्होंने इस दिशा के अंदर बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं और विशेषज्ञों को जोड़ा है, और प्रकाशन भी आ रहे हैं। इनकी वेबसाइट आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में इस समय प्रकाशित होने शुरू हो गए हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्रमोद कुमार जी, जो इस समय भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसको हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दिया गया है, वहां पिछले लगभग 4 वर्षों से प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। उसके पूर्व लगभग 3 दशक तक आप दिल्ली में एक पत्रकार के रूप में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करते रहे। एक पत्रकार, जर्नलिस्ट और कम्युनिकेटर के रूप में उनका बहुआयामी योगदान रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में आप समान अधिकार से लिखते रहे हैं, और समसामयिक मुद्दों पर अपनी पैनी निगाह आपकी रही है, और उन पर आप कलम चलाते रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान में भी आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। आप इस समय जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, रणनीतिक संचार, उसके आप हेड हैं, प्रमुख हैं, प्रधान हैं। और इसी तरह से आईआईएनसी की 2 जो जर्नल्स हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, कम्युनिकेटर और संचार माध्यम। तो संचार माध्यम जो हिंदी का जो उनका प्रकाशन है, उसके आप संपादक भी हैं, और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, छात्र कल्याण के अधिष्ठाता के रूप में भी आप अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। आईआईएनसी में ज्वाइन करने के पूर्व आप धर्मशाला में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं। आपकी एक पुस्तक न्यूज रूम में दृष्टिकोण बदलाव, पैराडाइम्स शिफ्ट इन द न्यूज रूम, को भी एक तरह से वैश्विक सराहना मिली है। पुस्तक काफी चर्चित रही है। आपकी अब तक 14 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें फ्यूचर न्यूज रूम और अनसंग बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विशेष रूप से चर्चित रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में वे सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म पर भी विशेष काम कर रहे हैं। तो एक व्यापक और विविध अनुभव। अभी पिछले महीने में दिल्ली प्रवास के दौरान मुझे दिल्ली जाना हुआ, और जब दिल्ली गया तो आईआईएनसी में जाना हुआ। संयोग से प्रमोद कुमार जी से उस समय मेरा मिलना नहीं हो पाया, वो कुछ ही मिनट पहले किसी दूसरे असाइनमेंट पे निकले थे। लेकिन वहां मेरे जाने का लाभ मुझे हुआ कि संचार माध्यम के एक अंक की प्रति मुझे मिलती है। वो पूरा अंक भारतीय संचार परंपरा पर केंद्रित था। जब उस अंक के मैंने पृष्ठ पलटे और वापस से मैं बॉम्बे आया, और यहाँ जब उसका मैंने आद्योपांत उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस पर प्रमोद जी को आमंत्रित करना चाहिए इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। तभी से मैं उनके संपर्क में हूँ, और आज वो समय आया है जब हम उन्होंने जो इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान किया है, जिस तरह से एक प्रेरणा दी है हमें सभी मित्रों को अपने के इस विषय पर और गहन शोध अनुसंधान करें। अभी मेरी बात हो रही थी दिल्ली, कलकत्ता में पहले थे कृपाशंकर जी चौबे, जो आजकल वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के आचार्य हैं। उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत रुचि ली है और अपने इस मन से वे जुड़े रहे हैं। तो मैं भाई प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जो उन्होंने अपना एक अध्ययन चिंतन मनन किया है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने विषय की जो शुरुआत की है वो इतनी गहराई से की है। मुझे लगता है कि जो विषय जो बिंदु मुझे लेने हैं उनमें से बहुत सारे बिंदुओं का आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया है। आज मेरे लिए एक बड़ी दुविधा भी है, क्योंकि जिन लोगों से सीखा है उन्हीं के सामने भाषण देना ये एक थोड़ा कठिन कार्य होता है। मैं 2014 में जब पीएचडी करने के लिए कोटा गया तो शुरुआत से ही प्रोफेसर सुबोध जी ने हमें भानावत सर के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी, और वहां पर तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ उससे पहले बहुत सारी जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसमें भानावत सर का योगदान रहता था। और मुझे याद है डीआरसी में जब मेरा टॉपिक फाइनल हो रहा था तब भी भानावत सर थे, और सुबोध जी के प्रोफेसर सुबोध जी के सानिध्य में मैंने शोध कार्य किया है। तो मुझे मालूम नहीं सुबोध जी यहाँ अभी जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, मैं सुबोध जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों से हमने जो सीखा है उसे ही अब आगे उस ज्ञान को हम आगे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ और भी अन्य संस्थानों ने मिलकर ये जो आयोजन किया है, मुझे लगता है कि ये संवाद की भारतीय परंपरा या संवाद की भारतीय दृष्टि, इस प्रकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये एक बहुत सुंदर प्रयास है, और ऐसे प्रयासों को हम सबको मिलकर बल प्रदान करना चाहिए। हमारी संस्कृति वादे वादे जायते तत्वबोध की है, जिसमें हम किसी भी विषय पर आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद जिन मुद्दों पर सहमति बनती है, जो मुद्दे जिस पर सब लोग सहमत होते हैं, उस तत्व को हम ग्रहण करते हैं, उस काम को फिर हम आगे करते हैं। भानावत सर ने बहुत विस्तार से परिचय दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, भारतीय लोक परंपराओं की बात की है, लोक कला की बात की है, बहुत सारे बिंदु आपने कहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से उन्हीं सब चीजों की शुरुआत करूंगा। प्रियंका जी का भी आभार, और यहाँ पर जितने और बंधु जुड़े हुए हैं, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बातचीत शुरू करने के लिए थोड़ा सा लगभग 40,000 साल पीछे जाना चाहता हूँ। मैं बातचीत शुरू करूंगा क्योंकि मैं इस बात को इसलिए शुरू कर रहा हूं, मैं भी संचार का विद्यार्थी हूं, हम भी विद्यार्थियों को संचार पढ़ाते हैं, बहुत सारे संस्थानों में विश्वविद्यालयों में आना जाना रहता है, और बहुत सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज में है, सिलेबस भी डिस्कस करते हैं, शोध प्रबंध भी मूल्यांकन करते हैं, सारी चीजें हैं। भानावत सर ने और सुबोध जी ने इस लायक हमें बना दिया है कि ये सब हम कर सकें। एक चीज जो मुझे महसूस होती है जब सिलेबस हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे मास कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है डिफरेंट कोर्सेज का, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक प्रकार से वेस्टर्न थ्योरीज और कॉन्सेप्ट डोमिनेट करती है हमारे सिलेबस को। अब ये बात सही है कि इतने वर्षों में जिस प्रकार की चीजों को प्रमोट किया गया, उसी प्रकार की पीढ़ियां खड़ी हुई, और वो पीढ़ियां जो सीखेंगी वही आगे ज्ञान देंगी। अभी लेकिन मेरे मन में ये सवाल बहुत पहले से था। जब मैं कोटा गया था सर, उस समय मेरे मन में ये सवाल था, जब प्रोफेसर सुबोध जी हमें वहाँ रेफरेंसिंग स्टाइल्स पढ़ा रहे थे, तो मैंने सर को भी ये पूछा था, और ये प्रश्न मेरे मन में 2014 से रहा है कि भाई हम रेफरेंसिंग के लिए जो विदेशों में तैयार हुई रेफरेंसिंग स्टाइल से APA, वैंकूवर, हार्वर्ड, इन सब स्टाइल्स को हम फॉलो करते हैं। भारत जिसमें यानी जहां पर विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद जिस देश में मिलता है, जिस देश में साहित्य की बहुत समृद्ध परंपरा है, जिसमें वेद है, तमाम तरह का साहित्य है, लोक कलाएं हैं, इतनी समृद्धि के बावजूद भारत विदेशों के रेफरेंसिंग स्टाइल क्यों फॉलो कर रहा है? क्या भारत का अपना रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए? अब ये विषय लाइब्रेरी साइंस का है और इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो इन सब विषयों पर सोचते सोचते जब मैं संचार की भारतीय पद्धति पर सोच रहा था, सर ने बात की हजारों वर्ष पुरानी हमारी संचार परंपरा है, तो मैं अभी कुछ तथ्यों पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जब हम पुराण की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। एक पूजा में हम मंत्र इस्तेमाल करते हैं, जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते, एक जब पूजा शुरू करते हैं तो उसमें संकल्प लेते हैं। अब ये मैंने ठीक से नहीं बोला, लेकिन कुछ शब्द इसी प्रकार के, उसमें जम्बू द्वीप का जिक्र आता है। अब जम्बू द्वीप का जिक्र आता है, हमारे पता नहीं कितने लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जम्बू द्वीप है क्या? ये मेरे मन में ये प्रश्न उठा,
तो मैंने जब ये ढूंढना शुरू किया तो मत्स्य पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है, वायु पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है, विष्णु पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का बहुत विस्तार से वर्णन है। अब जब हम पुराणों की बात करते हैं तो ठीक है, संस्कृत हमें नहीं आती, लेकिन इस पर बहुत अच्छा काम अगर एक किसी स्कॉलर ने किया है वो एसएम अली ने किया है। एसएम अली की बुक बहुत फेमस है जो भी जम्मू द्वीप के बारे में हमें जानकारी देती है। तो मैं बात कर रहा था 40,000 वर्ष पुरानी। आप में से मुझे लगता है कुछ लोग भीम बेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है वहां अवश्य गए होंगे। वो जो शैलाश्रय है, जो रॉक शेल्टर्स हैं, वो आज मौजूद हैं। तो जो तथ्य आज मौजूद हैं मैं उनकी बात करूंगा, मैं पुराणों की और दूसरी बात नहीं करूंगा। उन रॉक शेल्टर्स को जब आप देखते हैं तब आपको एकदम समझ में आता है कि वो 40,000 वर्ष पुराने हैं, ईसा से 40,000 वर्ष पुराने हैं। और पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी उसकी ये बेसिकली एज बताई है 40,000 ईसा पूर्व, और 750 से ज्यादा रॉक शेल्टर वहां हैं। उन पर जो पेंटिंग्स हैं, हरे रंग की, लाल रंग की, सफेद रंग की, भूरे रंग की, काले रंग की, मानव की और जानवरों की जो आकृतियां वहां उकेरी गई हैं, उन्हें देखकर हमें स्पष्ट समझ में आता है कि हर एक पेंटिंग के माध्यम से कोई ना कोई बात कही गई है, कोई संचार है, कोई संवाद है। अब ये बात माना जाता है कि भाई पहले इन रॉक शेल्टर्स में ही लोग रहते थे और वहीं रहते रहते उन्होंने इस प्रकार की चित्रकारी के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। संचार बेसिकली मन के भाव व्यक्त करना है। तो 40,000 वर्ष से भी पुरानी परंपरा के प्रमाण हमारे पास मध्य प्रदेश के भीमबेटका में उपलब्ध हैं। इसी में अगर हम बात करें, सम्राट अशोक को हम सब जानते हैं। सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है, मतलब जो उनका जीवन है, 268 से 232 ईसा पूर्व का है। उनके बहुत सारे शिलालेख हमें आज भी दिखाई देते हैं और ये शिलालेख उन पर अलग अलग जो संदेश लिखे हुए हैं, जो मतलब पूरा अखंड भारत जो हम जिसकी बात करते हैं, सब जगह उनके शिलालेख मिलते हैं जो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। खासतौर से बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे संदेश हमें मिलते हैं, वो ब्राह्मी और ख्रोस्ती लिपि में मिलते हैं। ये बात अलग है कि आज उन्हें पढ़ने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जिस दौर में ये शिलालेख लगाए गए थे, इंस्टॉल किए गए थे, उस समय ये दोनों लिपियां, ये भाषाएं बहुत प्रचलन में थी। अभी भारतीय भाषाओं के बारे में बात कर रहे थे भानावत सर। मैं भी आज ही विद्यार्थियों से बात कर रहा था कि रामायण संस्कृत में लिखी गई, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन रामायण उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना श्री रामचरितमानस हो गया। यानी संस्कृत को जानने वाले ज्यादा लोग नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, लेकिन श्री रामचरितमानस को जानने वाले, समझने वाले ज्यादा जनसंख्या, इसलिए घर घर में श्री रामचरितमानस पहुंच गई। तो संवाद में जो सरलता होती है, भाषा का प्रभाव रहता ही है निश्चित रूप से। भाषा को अगर सब लोग जानते समझते हैं तो वो तब तक तो लोग समझेंगे। अगर उस भाषा को लेकर कोई किसी प्रकार की कठिनाई है तो फिर लोग उस बात को नहीं समझते। तो सम्राट अशोक के ये शिलालेख हमें ये इस बात के प्रमाण है जो बताते हैं कि भारत में संचार संवाद कैसे होता था। अलग अलग दौर में अलग अलग चले और तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन मैं भारतीय परंपरा की आज ज्यादा बात करूंगा। भारतीय परंपरा में संवाद का, संचार का एक जो महत्वपूर्ण माध्यम था वो भारत की श्रुति परंपरा है। जो ओरल ट्रेडिशन है हमारा, ओरल ट्रेडिशन के कारण शताब्दियों से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा और लोगों ने उसे ग्रहण किया। इसमें बीच में कई प्रकार की बातें उठी। एक इस प्रकार की बातें भी उठी कि साहब बीच में भारत में ऐसी स्थिति थी कि वेद सबको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, या गुरुकुल में सबको दाखला नहीं मिलता था। गुरुकुल की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः बहुत सारे लोगों को गुरुकुल के बारे में जानकारी नहीं है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत नहीं पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के मुकाबले बहुत छोटा सा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारे देश में बहुत बड़ी पद्धति जिसमें इतने विषयों की चर्चा होती थी, आज विश्व में कहीं भी इतना बड़ा शिक्षा का माध्यम नहीं है। तो गुरुकुल को हमने पीछे कर दिया। तो उसके पीछे एक बड़ा भाव ये रहता था, क्योंकि श्रुति परंपरा में ज्ञान था, श्रुति परंपरा से एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना था, तो योग्य शिष्य की तलाश गुरु को होती थी।
वो देखता था। यानी अगर श्रुति परंपरा में कितनी साइंटिफिक पद्धति थी वो उसके बारे में हमें समझना चाहिए। सुर, लय, ताल, स्वर, हर चीज का ध्यान रखा जाता था। उसकी स्मरण शक्ति, कंठस्थ शक्ति क्या थी उसका भी ध्यान रखा जाता था। और जब एक योग्य शिष्य मिलता था तो उसे वो ज्ञान दिया जाता था ताकि वो अगली पीढ़ी को ज्ञान दे सके। तो ये हमारी जो श्रुति परंपरा है, इसमें ज्ञान का अथाह भंडार हमें मिला है। वास्तव में अगर श्रुति, हम कहते हैं कि साहब नालंदा में इतना सब साहित्य, हमारी पुस्तकें जला दी गई। आप सोचिए यदि श्रुति परंपरा नहीं होती तो हमारे पास बहुत सारा ज्ञान आज उपलब्ध नहीं होता है। तो हमें वास्तव में उनका एहसानमंद होना चाहिए, अपने जो पूर्व ऋषि हैं जिन्होंने श्रुति परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को संभालने का एक प्रकार से संभालने का प्रयास किया है। श्रुति जो है ये संस्कृत का शब्द है, श्रूयते इति श्रुति। इससे ये श्रुति बना है जिसका अर्थ है जो सुना जाता है वह श्रुति है। श्रुति परंपरा हमारी ओरल ट्रेडिशन को संदर्भित करती है। हिंदू जीवन दर्शन में श्रुति को साहित्य का सबसे सम्मानित निकाय माना गया है। श्रुति रचनाओं को सांसारिक ऋषियों ने देवताओं से सुना और उन्हें समाज में प्रसारित किया। अब यहाँ अलग अलग दृष्टि हो सकती है कि देवताओं से सुना या नहीं सुना, ये सब हमें जानकारी नहीं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि इस ट्रेडिशन के माध्यम से, ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से हमारा बहुत सारा प्राचीन ज्ञान आज हमें प्राप्त हो पा रहा है। अब ये बात अलग है कि आज तमाम तरह की तकनीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। और जब से व्यक्ति ने ये आधुनिक प्रिंटिंग मेथड्स और ये सारी चीजें आई हैं, तब से श्रुति परंपरा का बहुत सारा ज्ञान वो डॉक्यूमेंट करने की हमने कोशिश की है। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में ये जो ओरल ट्रेडिशन में उन्होंने हालांकि बात की थी पार्टीशन के संबंध में, देश का जो विभाजन हुआ उसके संबंध में, बहुत सारे लोग उस समय के जीवित हैं, उनके पास जो जानकारी है जो अभी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रकार की जो जानकारी हमारी ओरल ट्रेडिशन में है उसे हमें संकलित करना चाहिए, उसे डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। तो ओरल ट्रेडिशन में भी जो जानकारी हमारी प्राचीन ज्ञान है उसे हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। बहुत सारे प्रयास देश भर में हो भी रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं। हम देखिए 4 वेद हैं हमारे पास। ऋग्वेद में संचार के विवेक, सामवेद और यजुर्वेद में संचार व्यवहार, और अथर्ववेद में वाक नीति शास्त्र के संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी है। हमारे ऋग्वैदिक ऋषि जो है इस पेचीदगी की जांच कर रहे थे कि जो वेद की ऋचाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक कंठ से दूसरे कंठ तक कैसे पहुंचे और अक्षुण्ण बनी रहें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ऋचाओं को यादगार बनाया। आप जानते हैं कि जो सामवेद है उसमें संगीत, गीत संगीत का वो वेद है। तो सामवेद के जो ऋषि थे वो इस बात के लिए सतत प्रयास करते रहे कि जो हमारी ऋचाएं हैं उनका मधुर प्रदर्शन कैसे हो और ध्वनि के सभी गुण उनमें हो, और उन सब के माध्यम से, यानी जब आप वेद पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने में भी रोचक लगे, सुनने वाले को भी रोचक लगे और उससे ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी उसमें गीत संगीत कैसे जुड़ सकता है, वो सब चीजों पर हमारे सामवेदिक ऋषियों ने काम किया। और श्रुति परंपरा का जो फलक है वो बहुत बड़ा है। उसे हम सिर्फ वेद की बात नहीं कर सकते, पुराणों की बात नहीं कर सकते। इसमें जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र है, कथा सरित सागर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और रामलीला और रासलीला का जिक्र तो सर ने किया है, प्रोफेसर भानावत जी ने। हमारी श्रुति परंपरा में इतना साहित्य है, सर ने बात की है। आप देखिए गांव का एक व्यक्ति, वो माँ हो सकती है, नाना नानी हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, माता पिता, अलग अलग भूमिकाओं में लोग होते हैं, या गांव के परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं। गांव में चौपाल पर जब हम, मुझे याद है मैं जब बचपन में गांव में चौपाल पर जब मैं सोता था, हमारे दादाजी अक्सर रात में कहानियां सुनाते थे। वो कभी विद्यालय नहीं गए, किसी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनका जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल था इतना जबरदस्त था कि वो सुनने वाले को सोने नहीं देते थे। और इतनी कहानियों का भंडार था उनके पास, और हर कहानी व्यक्ति को जीवन मूल्यों से परिचित कराती थी। वास्तव में श्रुति परंपरा में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसने हमें जीवन मूल्य दिए हैं। जीवन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का वो माध्यम बने हैं। और उनके माध्यम से एक व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह निरक्षर है, विद्यालय कभी नहीं गया है, लेकिन जीवन मूल्यों के मामले में वो हम सबसे समृद्ध रहा है।
उसे मालूम था जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, और ये सब ज्ञान उसके पास, स्कूल भले ही नहीं गया हो लेकिन वो इस श्रुति परंपरा के माध्यम से पूरी तरह समृद्ध था। तो ये श्रुति परंपरा की एक इसका महत्व आप समझ सकते हैं, और मुझे लगता है आधुनिक शिक्षा पद्धति से ये कहीं बेहतर था। तो श्रुति परंपरा ने एक बहुत बड़ा भला हम किया है इस देश का, हमारे जीवन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का। अभी नाट्य शास्त्र की बात कर रहे थे सर, इसमें नाट्य शास्त्र जो है हमारा, वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। भाई 40,000 वर्ष पुरानी हमारी भीमबेटका की पेंटिंग्स हो गई, और लगभग 2.5 वर्ष पुराना हमारा नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि भाई ब्रह्मा से ये ज्ञान मिला, और ब्रह्मा ने ये नाट्य शास्त्र की रचना करके इंद्र को कहा कि अब आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, हमारे जो देवता है वो इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने ये भरत मुनि को दिया और कहा कि आप अपने 100 पुत्रों को इसे मेटेरियलाइज कीजिए। तो प्रैक्टिकली भरत मुनि ने इसे इंप्लीमेंट किया। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा से चूंकि ये ज्ञान मिला है तो इसे पंचम वेद भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से ये जो ज्ञान है, अब आप इसे कुछ भी मानिए, ब्रह्मा से मिला नहीं मिला वो नहीं मालूम है, लेकिन 2500 वर्ष से अगर ये डॉक्यूमेंटेड है तो 2500 वर्ष पहले जो इसमें है नाट्य शास्त्र, यानी जो हमारी नाट्य विधा है, नाट्य विधा का इतना वैज्ञानिक तरीके से, इतनी गहराई से इसमें जिक्र है, जिसकी कल्पना आज के जो नाट्य शास्त्र वाले लोग, नाट्य शिल्प वाले जो लोग हैं, शायद उतनी गहराई से वो भी आज चर्चा नहीं कर सकते। किसी भी पश्चिमी देश में इतनी गहराई से अध्ययन नहीं हुआ है, इतनी गहराई से नाट्य विधा पर इतना चिंतन मंथन नहीं हुआ है जो 2500 वर्ष पहले भारत में नाट्य शास्त्र में हुआ है। हम भरत मुनि को उसका लेखक मानते हैं। अब वो ब्रह्मा से ज्ञान मिला, कहां से मिला ये तो मुझे नहीं मालूम, उसके लेकर अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, लेकिन उस ज्ञान ने मैं तो अनुरोध करूंगा, अगर भारतीय संचार परंपरा को आप पढ़ना चाहते हैं तो नाट्य शास्त्र को एक बार अवश्य पढ़िए। नाट्य शास्त्र से हमें जो जानकारी मिलेगी, उससे हमें अपनी जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसकी समृद्धि का एहसास होगा, और हमारे अंदर एक गौरव की अनुभूति होगी। मैं ये नहीं कहता, मैंने अपनी बात शुरू की थी कि भाई वेस्टर्न थ्योरीज और ये कॉन्सेप्ट हमें सिलेबस में पढ़ाई जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप वेस्टर्न थ्योरीज को मत पढ़िए, उन्हें भी पढ़िए, लेकिन जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसे भी हमें ठीक से पढ़ना चाहिए। और उसके अभाव में क्या क्या गड़बड़ होती है, देखिए, आज मैं किसी को भी सवाल पूछूं, हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो हम छुपते ही बोलेंगे मार्कोनी ने किया। हम सबको भारतीयों को ये जानकारी नहीं है कि मार्कोनी से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बसु ने ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कैलकाटा में किया था। अब चूंकि पश्चिम की धारणा यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसे तुरंत पेटेंट करा लीजिए और कॉपीराइट ले लीजिए, जो हमारी बहुत सारी चीजें उसका जीआई टैग ले लीजिए। हमारी वो परंपरा नहीं रही। हमारे यहाँ ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं माना गया। हमारे यहाँ कहा गया जो ज्ञान आपके पास है वो आप दूसरों को बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात हमारे ऐसे जीवन मूल्य हमें कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ किसी ने, जगदीश चंद्र बसु ने ना तो पेटेंट कराया ना कॉपीराइट लिया, इसलिए आज रेडियो का जो क्रेडिट है वो हम मार्कोनी को देते हैं। तो यही स्थिति है हमारे देश में। जो ज्ञान है उसे हमें समझना चाहिए। पश्चिम को ज्ञान को समझिए, लेकिन जो भारत का ज्ञान है जो पूरी विश्व के लिए कल्याणकारी है, विश्व के लिए यूजफुल है, हमें उसे पहले समझना चाहिए। ये तो भला हो वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसने हमें आईकेएस के माध्यम से इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने के लिए एक प्रकार से बाध्य किया है, और हम अपनी इस पुरानी ज्ञान परंपराओं को, पुरानी इस संचार परंपराओं को अब समझने लगे हैं। और मुझे लगता है कि हम इसे पढ़कर अगर नई पीढ़ी में ठीक से इसे लेकर उत्सुकता पैदा करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनमें स्पार्क जगाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारी भारतीय पीढ़ियां होंगी वो इस संचार परंपरा से ही अवगत नहीं होगी, बल्कि अपनी जो विरासत है हमारी, हम विरासत पर सही मायने में गर्व कर सकेंगे। ये हमें नाट्य शास्त्र से जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र पर आगे और बात करने से पहले मैं थोड़ा और बताऊंगा। हमारे देश में संवाद और शास्त्रार्थ की बहुत पुरानी परंपरा, इसे हम सब जानते हैं। आप सोचिए, आप अगर बहुत पुराना नहीं जाएं, हम सबको मालूम है कि ऋग्वेद में शर्मा पणी का संवाद बहुत पॉपुलर है। हम में से कितने लोगों ने पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन नहीं पढ़ा तो हम पढ़ सकते हैं।
इसी तरह जो शास्त्रार्थ और संवाद वाली परंपरा है उसमें विश्वामित्र और नदी का संवाद है, यमी का संवाद है, यमराज नचिकेता का संवाद है, अगस्त लोपामुद्रा का संवाद है, पुरूरवा उर्वशी का संवाद है, गरुड़ और काग भुषुंडी का संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, कृष्ण अर्जुन का संवाद है, युधिष्ठिर यक्ष संवाद है। ऐसी ये समृद्ध परंपराएं हैं जो हमें संचार और संवाद की हमारी जो एक प्राचीन पद्धति है उससे अवगत कराती है। आप सोचिए, यमराज नचिकेता का संवाद अगर आप पढ़ते हैं, एक बालक किस प्रकार के प्रश्न यमराज से कर रहा है, उन प्रश्नों की समृद्धि देखिए, उनकी गहराई देखिए, उस बालक के ज्ञान को देखिए। आप अगर बहुत पीछे नहीं जाएं, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हो हम सबको मालूम है, वो बहुत पुराना नहीं है। आप सोचिए, उस शास्त्रार्थ में जो न्यायाधीश की भूमिका में थी वो मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती थी। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए कि साहब वेद पढ़ने की अनुमति महिलाओं को नहीं थी, और ये वेद पढ़ने की अनुमति समाज के कुछ खास वर्ग को थी। मैं कोई अलग शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, वास्तव में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएं हैं जो महिला ऋषियों ने कंट्रीब्यूट की है। तो आप जब भारती का जिक्र हम करते हैं मंडन मिश्र की पत्नी का, तब हमें पता चलता है कि समाज का हर वर्ग कितना समृद्ध था, कितना ज्ञानवान था। तो ये शास्त्र और जो संवाद की परंपरा है ये कितनी गहरी है, इसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। इससे हमें अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। नाट्य शास्त्र कितना समृद्ध है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय के 116वें श्लोक में भरत मुनि लिखते हैं, न तज्ज ज्ञानम न तचल्पम न सा विद्या न सा कला नासव योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् संयन्न दृश्यते। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, न कोई शिल्प है, न विद्या है, न कला है, न योग है, न ही कोई कर्म है जो नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता। नाट्य शास्त्र मतलब सिर्फ एक नाटक नहीं है, उसमें आपको इतनी जानकारी मिलती है, जीवन का हर पहलू उसमें हमें मिलता है। नाट्य शास्त्र में कुल 35 अध्याय हैं। कुछ विद्वान 36 अध्याय बताते हैं, कुछ 37 भी बताते हैं, लेकिन जो 35 अध्याय हैं उनके अगर एक एक अध्याय को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो हमें अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करेगी। नाट्य शास्त्र का जो पहला अध्याय है उसमें तो बेसिकली जो देवताओं की स्तुति की गई है, और दूसरे अध्याय में नाट्य मंडप कैसे बनाना चाहिए, उसकी वास्तु कैसे होनी चाहिए, वास्तु पूजा कैसे होनी चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। यानी नाट्य मंडप कैसा बनाना, थिएटर हमें कैसे बनाना, नाट्यशाला कैसे बनानी है, इसका वर्णन 2500 वर्ष पहले कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर उस समय ये सब कला इतनी समृद्ध नहीं थी तो एक व्यक्ति इतनी गहराई से, इतनी वैज्ञानिक तरीके से इन सबको कैसे विजुअलाइज कर सकता है, इसका हमें चलता है। और उसमें ये है कि जो प्रेक्षागृह है उसके 3 प्रकार के लेआउट का उसमें जिक्र किया गया है। और नाट्य शास्त्र के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि नाट्य शास्त्र सब तैयार होने के बाद कैसे आपको देवताओं का आह्वान करना चाहिए और उनसे कैसे आप उनसे अनुरोध करें कि आप उस नाट्यशाला में अधिवासित करें। अधिवासन यानी वहां निवास करें। नाट्य शास्त्र के 5वें अध्याय में सभी लक्षणों से युक्त पूर्व रंग का स्वरूप बताया गया। पूर्व रंग यानी वह संगीत या स्तुति जो नाटक से पहले विघ्न शांति के लिए या दर्शकों को सावधान करने के लिए की जाती है। आज भी ये आप सोचेंगे कहीं कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम होते जो पुरानी परंपरा के लोग हैं आज भी इन सब का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत सात्विकता इन परंपराओं में होती थी। इन सब का कितने विस्तार से नाट्य शास्त्र में जिक्र है। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रसों का वर्णन है। 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने 8 रसों का जिक्र किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, इन 8 रसों का जिक्र किया गया है। वैसे नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भले ही 8 है, लेकिन 24वें अध्याय में एक शांत रस की भी चर्चा है, तो 9 रस भी हम कह सकते हैं। और अभिनव गुप्त का जो अभिनव भारती है, अभिनव गुप्त ने भी, आचार्य अभिनव गुप्त ने भी शांत रस की जो गणना है वो रसों में की है, इसलिए 9 रस भी हम मान सकते हैं। आप सोचिए, मतलब जब आप कला में है, नाट्य शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, रस का उन्होंने किया, अलंकार का जिक्र किया है, बहुत भाव का जिक्र किया, 3 भाव का जिक्र किया, स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव और
इसका बहुत विस्तार से उन्होंने जिक्र किया है, इसमें मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। और नाटक की कथा वस्तु को लेकर बहुत सारा जिक्र है, कथा वस्तु, नायक, पात्र, उन सब का अभिनय कैसा होना चाहिए, इसका बहुत विस्तार से वर्णन भरत मुनि ने किया है। और इसके 21वें अध्याय में नेपथ्य यानी पार्श्व कैसा होना चाहिए नाट्यशाला का, उसका जिक्र है। वो कितने प्रकार का होता है ये बताया है। 27वें अध्याय में वाचिक, सात्विक और आंगिक अभिनव से होने वाले विभिन्न भाव से व्यक्त सिद्धि को कैसे होता स्पष्ट किया गया है। 27वें अध्याय में प्राचीन संगीत शास्त्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। इस संगीत का मूल सामवेद है, जैसा मैंने पहले बताया। इस संगीत शास्त्र के अनेक पारिभाषिक शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। 33वें अध्याय में गायन और वादन में रूप से गुण और दोष का वर्णन किया गया है। गायक कैसे, किस प्रकार का गायक होना चाहिए वो बताया गया है। 34वें अध्याय में वाद्यों के विधान और लक्षण, इसका पूरा यानी वाद्य कैसे होने चाहिए उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। 35वें अध्याय में बताया गया है कि किस पात्र के लिए किस प्रकार की आपको भूमिका तय करनी चाहिए। नायक जो होता है नाटक में, उसके गुण बताए गए हैं, नायिका के गुण बताए गए हैं। नायक के लिए कहा गया है कि नाटक का जो नायक है वो विनयशील, सुंदर, त्यागी, कार्यकुशल, मृदुभाषी, लोकप्रिय, पवित्र, वक्ता, कुलीन, स्थिरचित्त, युवा, कुशाग्र, उत्साही, स्मृति संपन्न, प्रज्ञावान, कलाओं का ज्ञाता, स्वाभिमानी, शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। ये गुण एक नायक के लिए बताए गए हैं। इसी प्रकार जो नायिका है उसके लिए बताए गए हैं। नायिका मतलब उसके बहुत विस्तार में किया गया है। उसमें बताया गया 35वें अध्याय में कि नायिका रूपवती, गुणशील, यौवन, मृदुलता, शक्ति युक्त, प्रसन्नचित, स्नेहपूर्ण, स्निग्ध, भावपूर्ण, मधुर व्यवहार योग्य, क्षोभ रहित, लय ताल का ध्यान रखने वाली, रस युक्त मय होनी चाहिए। आप देखिए एक कलाकार के बारे में भी कितना विस्तार से 2500 वर्ष पहले जो वर्णन किया गया है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो संचार परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। और हम जब इन्हें एक बार समझने की कोशिश करेंगे, तब हम इनका जब कंपैरिजन वेस्टर्न थ्योरीज कॉन्सेप्ट से करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम लोग उनसे कितने समृद्ध हैं। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, पश्चिम की मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं कि जो हमारी अपनी संचार परंपरा है भारत की, उसकी विशिष्टता को हमें पहचानना चाहिए। जो बात 2500 वर्ष पहले भरत मुनि ने लिखी अभिनव गुप्त ने, उसे आचार्य अभिनव गुप्त ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जो कश्मीर के बड़े आचार्य थे, बड़े संत थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अभिनव भारती में बहुत विस्तार से उस पर टीका लिखी है। वो आज पुस्तक उपलब्ध है, तो अगर उसे हम पढ़ेंगे उससे भी हमें समझ में आएगा कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो कितना समृद्ध है। ऐसे ही हमने उसकी शास्त्रार्थ की बात की, संवाद की बात की, नाट्य शास्त्र की बात की, अभिनव भारती की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, संवाद का मतलब सिर्फ लोक कला नहीं है, संवाद का मतलब सिर्फ नाट्य शास्त्र नहीं है, संवाद का मतलब सिर्फ शास्त्रार्थ ये नहीं है। आप देखिए हमारे देश में आप जहां भी कहीं जाएंगे, बहुत स्थानों पर हमारी जो मंदिरों की शिल्प कला है वो अभिभूत कर देने वाली है। शिल्प कला के माध्यम से भी तो संवाद ही किया गया, संचार किया गया है। तो उस शिल्प कला को अगर हम देखें, इसमें देखिए बृहदीश्वर मंदिर है, 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। शानगपाणी मंदिर, कुंभकोणम मंदिर, ये 12वीं शताब्दी के हैं। नटराज मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये 13वीं शताब्दी के हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नमलई 15वीं शताब्दी का है। वृद्धगिरीश्वर मंदिर 16वीं शताब्दी का है। आप दक्षिण में अगर जाएंगे, आपको मंदिरों पर जो शिल्प कला दिखाई देगी वो हमारी समृद्ध संचार परंपरा का प्रमाण है, जिसे हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। आप देखिए, आप अजंता एलोरा गए होंगे, वहां पर जो शिल्प कला है उसे एक बार देखिए। उसमें हाथ से बनाई हुई, वो मशीनों से बनाई हुई कला नहीं है। कितने ज्ञानवान वो लोग थे जिन्होंने उस शिल्प कला को उन पत्थरों पर उकेरा है, एक प्रकार से जान फूंक दी है। ये हमारी समृद्धि है जिसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। आप इंडोनेशिया में जाएंगे, वहां त्रिदेव मंदिर आपको मिलेगा, उसकी शिल्प कला आप देखिए। ऐसे बहुत सारे, मैं अभी मतलब सब चीजें नहीं, आप काष्ठ कला देखिए,
कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाइए, कितनी बारीक कला है। आप अपना ये जो हमारा अशोक चक्र है वो देखिए। अपनी प्राचीन कला को आप जितना गहराई से देखेंगे, आपको भारत की संचार परंपरा की जो समृद्धि है वो बहुत गहराई से समझ में आएगी। आप कालिदास के नाटक देखिए, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो उनके नाटक है उसमें संवाद देखिए, प्रकृति से संवाद देखिए, बादलों से संवाद देखिए, कितना गहराई से उसमें संवाद किया गया है। तो वो सब परंपराएं जब हम देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी ये संचार परंपरा कितनी समृद्ध है। प्रोफेसर भनावत सर इस बात को निश्चित रूप से जानते होंगे। हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम लेते हुए हम सार्वजनिक रूप से बहुत संकोच करते हैं, टैबू बना दी गई। उसका नाम है कामसूत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र। कामसूत्र में काम के बारे में जो थोड़ा वर्णन है, बेसिकली कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। और ये एक टैबू बना देने के कारण कामसूत्र में जो अन्य समृद्ध कलाओं का जिक्र है उन्हें भी हमने वास्तव में पीछे कर दिया, क्योंकि ना हम खुद कामसूत्र पढ़ना चाहते, ना हम किसी को रिकमेंड करते। आप ये 3री शताब्दी का लगभग ये ग्रंथ है, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है। तो ये अगर इसे हम देखें, इसमें भी हमें संचार की बहुत सारी परंपराएं दिखाई देती है। अभी एक प्रमाण मैं आपको और देता हूं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो लगभग 2300 वर्ष पुराना, हम सब जानते हैं, आज सबके पास उपलब्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम सब सामान्यतः ये मान लेते हैं उसमें अर्थ की बातें होंगी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक पूरा अध्याय गुप्तचर व्यवस्था पर है। और इतना समृद्ध वो अध्याय है, मैंने वो पढ़ा है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें बता रहे हैं कौटिल्य ने गुप्तचरों से जुड़ी 3 तरह की गतिविधियों पर जोर दिया है: जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान और समझबूझ पर ध्यान देना और कार्रवाई करना। कौटिल्य ने गुप्तचरों को 2 तरह का बताया है: समष्ट कोटि के गुप्तचर, संचार कोटि के गुप्तचर। समष्ट कोटि के गुप्तचर स्थानीय सूचनाएं देते थे, वहीं संचार कोटि के गुप्तचर अलग अलग जगहों पर घूमकर सूचना इकट्ठा करते थे। गुप्तचरों को गुप्त बातें बताने के लिए सांकेतिक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। गुप्तचरों को नियुक्त करने के लिए कुबड़े, बौने, मूर्ख, जिन्हें हम समझते हैं जी गूंगे, बहरे, पागल, अंधे, इस प्रकार के लोगों का इस्तेमाल होता था और जिन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। गुप्तचरों को नट, नर्तक, गायक, वादक, कथा कहानी कहने वाले जैसे किरदार भी निभाने पड़ते थे। इन कलाओं में भी वो सब लोग बहुत पारंगत होते थे। तो हमें अर्थशास्त्र में अगर गुप्तचर व्यवस्था को हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी ये संचार परंपरा किस प्रकार से हम यूज करते रहे। छत्रपति शिवाजी की अगर गुप्तचर व्यवस्था को आप समझे तो वो छत्रपति शिवाजी के जितने भी वास्तव में विजय हैं उन सब में छत्रपति शिवाजी की गुप्तचर व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी के जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे बहिर्जी नायक, मार्वलस उनकी समझ थी और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं था। बताते हैं कि जब आगरा के किले से जब शिवाजी निकले तो 700 मील तक का जो क्षेत्र है वो औरंगजेब का इलाका था, लेकिन वहां सबसे शिवाजी को सुरक्षित निकालने का काम बहिर्जी नायक ने किया था। और ये शिवाजी की जो बहुत स्ट्रोंग गुप्तचर व्यवस्था थी, वास्तव में उसका कमाल था। तो शिवाजी का ये एक बार हमें देखना चाहिए और संचार के लिए हमें विदुर नीति को भी एक बार पढ़ना चाहिए। विदुर नीति को हम पढ़ेंगे तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो संचार की समृद्धि को बताती है। महाभारत में हमने सुना ही है कि किस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का वर्णन सुनाया है, ये प्रमाण है। अब बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि साहब महाभारत तो फिक्शन है, अगर फिक्शन भी आप मान ले तो आप सोचिए 5000 वर्ष पहले कितनी गहराई से विजुअलाइज किया गया, कितनी गहराई से जो वास्तव में गीता का उपदेश है। हम सब सोचते हैं कि गीता का उपदेश जो है वो किसी दूसरे तरीके से भी व्यक्त हो सकता था, वो प्रश्न उत्तर में क्यों है। वास्तव में ये भी स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। शायद लेखक को ये लगा होगा कि अगर इस गूढ़ विषय को हम सीधे गद्य में प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और इस गूढ़ विषय को लोग प्रश्न उत्तर के फॉर्म में समझ पाएंगे। अगर आप उसे फिक्शन भी माने तो भी समझ में आता है कि वो कितना, हालांकि मैं उसे फिक्शन नहीं मानता, वो हमारा समृद्ध इतिहास है। तो उससे पता चलता है कि
हमारी संचार परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी समृद्ध है, और उसके बहुत सारे सूत्र हैं जो आज भी हम सबको वास्तव में नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब पुरानी हम बात करें, तथ्यों की बात करें, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसे भी हमें एक बार देखना चाहिए। वास्तव में व्याकरण जो है, भाषा जो है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अष्टाध्यायी को हम पढ़ेंगे, उसमें भी हमें संचार के बहुत सारे सूत्र प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ जानकारी आपके समक्ष रखी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें संचार की प्राचीन परंपरा को समझना है, हमें जो हमारी लोक कला है उसे समझना चाहिए। हमारी जो अलग अलग वही है ना, सबको पड़ गई डंडे की आदत। डॉक्टर आतिमा, can you give your क्या जा रहा तो हमारी सरकारी नौकरी है, नहीं भी करेंगे तो thank you so much, ma'am. जब हम संचार की प्राचीन अपनी इस समृद्ध परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जैसे मैंने पेंटिंग्स की, भीमबेटका पेंटिंग्स की बात की है, इसे समझना चाहिए। मंदिरों की शिल्प कला को समझना चाहिए। हमारे जो फोक ट्रेडिशंस है उन्हें समझना चाहिए। रामलीला, रासलीला, नाटक, सांग, बहुत सारी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराएं हैं, बहुत समृद्ध परंपराएं हैं, उन्हें हम समझना चाहिए। लेकिन अगर हमें डॉक्यूमेंट ही चाहिए तो हम नाट्य शास्त्र को पढ़ें। अभिनव आचार्य अभिनव गुप्त की जो अभिनव भारती, उसे हम पढ़ें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें। पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ें। सांख्य तत्व कौमुदी को पढ़ें। विदुर नीति को पढ़ें। कामसूत्र को पढ़ें। ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। अगर आप कहें कि साहब हमें तो बिल्कुल नई जानकारी चाहिए, तो अभी कपिल कुमार भट्टाचार्य और विप्लव लोह चौधरी ने शांति निकेतन में जो हैं आचार्य और सहायक आचार्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखी अभी पिछले साल, मोतीलाल बनारसी दास ने वो पब्लिश की है, नाट्यशास्त्र, ए स्टडी ऑन कंटिन्यूटी एंड प्रोफेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थियोराइजिंग एंड प्रैक्टिस। बहुत अच्छी पुस्तक है। इंग्लिश के जो इंग्लिश में लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इंडियन कम्युनिकेशन थॉट, ये भी कपिल कुमार भट्टाचार्य और विप्लव लोह चौधरी की पुस्तक है, ये हम पढ़ सकते हैं। इनसे हमें वो तथ्य प्राप्त होंगे, क्योंकि जब आप कहीं खड़े होकर भारतीय संचार परंपरा की, प्राचीन परंपरा की, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये सब तथ्य हमें नई जानकारी प्रदान करते हैं, और नई जानकारी प्रदान करते हैं तो उससे हम कहीं भी तथ्यपूर्ण बात कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ जानकारी मैंने रखी है, और शायद इतने ही समय का मुझे बताया गया था, और मुझे लगता है कि अब अगर और कोई प्रश्न हुआ तो हम उसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, प्रोफेसर भानावत जी और कम्युनिकेशन टुडे, भारतीय विद्यापीठ, और जो भी संस्थाएं, मीडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोता इस चर्चा में जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आभार प्रमोद कुमार जी। आपने संक्षिप्त अवधि में भी अपनी बात को बहुत ही सटीकता और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया। 40,000 वर्षों से लेकर के पिछले लगभग 2,000 वर्षों की उस पूरी परंपरा को बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने विश्लेषित किया। किस तरह भीमबेटका की पेंटिंग्स से संचार की जो हमारी यात्रा शुरू हुई, वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, और फिर जिन बहुत सारे ग्रंथों का आपने नाम लिया, चाहे वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, कौटिल्य है, विदुर है, जिस तरह से आपने उनके बहुत उद्धरण देकर के संस्कृत के उन कोटेशंस के माध्यम से अपनी बात को रखा, निश्चय ही भारत की एक बहुत ही समृद्ध संचार परंपरा है जिस पर निरंतर शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। उस दौर में भारतीय मनीषा बौद्धिक दृष्टि से कितनी समृद्ध थी, कितनी समृद्ध हमारी बौद्धिक विरासत है, इसे नई पीढ़ी को समझना होगा जो बेतहाशा पश्चिम की दुनिया की ओर भागे जा रही है। ये सही है कि ज्ञान विज्ञान दुनिया भर में है, तो कहीं किसी विचारधारा विषय से विरोध की बात हम नहीं कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, उन्हें समझें, और फिर उसे वैश्विक संदर्भों में
कहीं ना कहीं समझने, कोशिश करने, विश्लेषित करने और उसको उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें। यही कुछ मुख्य भाव, केंद्रीय भाव आपके वक्तव्य का रहा। ये संदेश आपने इसके माध्यम से देने की कोशिश की। निश्चय ही आपने एक उपेक्षित विधाओं पर जिस तरह से कार्य करने की एक शुरुआत की है, आप साधुवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हैंड रेस भी कर रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ देर के लिए सुबोध जी को देखा था, जो आपके शोध निर्देशक हैं। तो यदि सुबोध जी जी। अभी भी हैं तो मैं उनसे चाहूंगा कि कुछ आशीर्वचन वे भी दें। भाई सुबोध जी हैं क्या अभी? तो ट्वीट कर गए शायद, नाम मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वो कुछ देर के लिए आए थे, मैंने उन्हें मैसेज join किया था, ज्वाइन करने के लिए मैसेज किया था। चलिए, हो सकता है दोबारा जुड़ जाएं तो फिर उनसे कहेंगे। जी सर। हाँ, हाँ सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सूरज जी। सर नमस्कार। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा सर। बस एक सबमिशन था कि पूरे भारतीय वाङ्मय में अष्टावक्र और राजा जनक का जो संवाद है वो रह रहा था, और अष्टावक्र को पूरे भारतीय वाङ्मय से गायब किया गया, जिन्होंने अष्टावक्र गीता भी लिखी और मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है राजा जनक के दरबार में जिस निर्भीकता से उन्होंने अपनी बात रखी थी और आत्मा परमात्मा से लेकर तमाम चीजों को जिस तरह से विश्लेषित किया था, तो तमाम नाम के बीच में अष्टावक्र का जिक्र कभी नहीं आता सर। तो मुझे लगता है कि आपके इस माध्यम से सर हम चाहेंगे कि अष्टावक्र के ऊपर भी एक विस्तार से जो है एक सेशन रखा जाए, ताकि आम जन को जो है अष्टावक्र के बारे में भी जानकारी मिल सके सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सुझाव आपका। वो भी हमारी, जब हम शास्त्रार्थ और संवाद की परंपरा का जिक्र करते हैं तो जो अन्य हमने जिक्र किया तो उसमें ये भी एक हम नाम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। जी। कोई और कोई मित्र कुछ और कोई सवाल टिप्पणी हमारे किन्हीं मित्र की? Participants who has query with us, they can either type in the chat box or raise their hand and raise their question as well. Thank you so much. सुरेंद्र जी, मेरठ वाले सुरेंद्र जी हैं क्या? आपका अनम्यूट कीजिए आप। बनावत सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, कुछ सवाल आपके मन में? आप तो रिसर्च कर रहे हैं इस पे। सर, हाँ हुड़ा सर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। and privileged to welcome Professor Pramod Kumar ji. I was not part of this session during welcome ceremony, but privileged to have him. And communication, that too in Indian perspective, is always under discussion. And people from India have communicated in a well and with the strategies that entire world has appreciated. बनावर सर जानते हैं मैं कुछ पंक्तियां लिखता रहता हूं, तो मैंने कम्युनिकेशन, बच्चों को कहता हूं कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट टू अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, के पॉजिटिव कम्युनिकेशन पे 2 पंक्तियां लिखी थी मैंने, कि जो आमतौर पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं, उस हिसाब से कनेक्ट करता हूं कि वी नीड टू डिसाइड दैट व्हेन टू से, व्हाट टू से, हाउ टू से। तो इस पे मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। और शायद हम इंडियंस पूरे वर्ल्ड में जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमने, वो इसी वजह से किया है और इसी वजह से हम जाने जाते हैं, और आज से नहीं, मुझे लग रहा सदियों से जाने जाते हैं। बनावत सरकार की प्रस्तावना जरूर इन सब बैकग्राउंड को विस्तार से बताया होगा, मैं आज मिस कर गया, क्योंकि हमारी हमने कुछ इंटेक बढ़ाने के लिए अप्लाई किया था, तो एआईसीटी की स्क्रूटनी कमेटी चल रही थी, तो हेड के पास बहुत सारे काम है, उसमें उलझा था। लेकिन मैंने प्रियंका को साउंड किया, भाई आज मुझे जरूर मौका देना और मैं वोट ऑफ थैंक्स के वक्त आऊंगा। सो थैंक यू सो मच सर। अभी वो 1 मिनट, सुबोध जी मेरे ख्याल जुड़े हैं। जुड़े हैं? हाँ, सुबोध अग्निहोत्री जी, हाँ सुबोध जी जुड़ गए हैं, तो मैं जी चाहूंगा जुड़ वो गए। भी। जी हाँ सुबोध जी, सुबोध जी आपके सुपरवाइजर रहे, रिसर्च सुपरवाइजर। जी जी सुबोध जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, प्रणाम सर। हाँ, हाँ, आवाज सुबोध आई, जी। आवाज आई। जी जी, वीडियो ऑन कीजिए बहुत पहले तो अच्छा आप। लगा सर। हाँ, वीडियो जी। ऑन कीजिए। वीडियो ऑन है सर। कहाँ, मुझे नहीं दिख रहे हो आप? हाँ अब दिख रहे हो, ठीक है।
संयोग से मेरी स्क्रीन में आप और प्रमोद जी साथ साथ ही बैठे हुए हैं। जी 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 जी। तो प्रमोद जी का अभी व्याख्यान था भारतीय संचार परंपरा को लेकर के, तो मुझे लगा कि इस अवसर पर आप भी रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, प्रमोद जी को भी अच्छा लगेगा। आपको बहुत बार याद नहीं, किया उन्होंने, तो मैं आप 4 दूसरों बजे के से लिए फॉलो थोड़ा- कर रहा था। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो- तुरंत जो है इसमें वेबएक्स था नहीं, वेबएक्स डाउनलोड किया और बीच में मैं 2 बार जुड़ा भी, हाँ हाँ लेकिन 24 को कंडीशन है तो कुछ थोड़ा तैयारियों में भी तो सर बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो रहा था फोन। तो जी जी। बहुत अच्छा चलिए। लगा सर, और बहुत 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 बढ़िया। जो प्रमोद जी बहुत ही एक अच्छे रिसर्चर और एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं सर, और इनकी रिसर्च ने जो 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 एक स्पेस जो बना था कोरोना के पहले, एक पैराडाइम शिफ्ट पे इन्होंने जो काम किया न्यूज रूम ऑपरेशन का, वो कोरोना के टाइम में वो वाकई में प्रूव हो गया। और देश के सबसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है वो एक एक कमरे में जो है वो उस समय चल रहे थे। तो इनकी रिसर्च का सबसे बढ़िया पार्ट जो है ये रहा, और वो रिसर्च जो है 2 साल में वो प्रूव हो गई अपने आप में। जी सर। तो एक कमिटेड सब आपका सिपाही के रूप आशीर्वाद में है सर। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और एक जनरल डिस्कशन में ही वो टॉपिक आ गया था, उस पर इन्होंने काम किया और बहुत बढ़िया काम किया, और बहुत अच्छा आईआईएमसी में कर रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जल्दी से वाइस चांसलर बने किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी। सर सर सर। और बढ़िया नहीं भी होगी तो प्रमोद जी बढ़िया बना देंगे उसको। बना देंगे बढ़िया। जो है ऐसे सर। लोगों का ही तो समय है कि मतलब उसको आगे आके और उन चीजों को जो बिल्कुल। है वो हाँ, हाँ, हाँ। जितना ही ड्राफ्ट को क्राफ्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा जो है। तो चलिए, अब बहुत बहुत आभार सुबोध जी, आपने उन व्यस्तताओं के बीच भी थोड़ा समय निकाला और अपना आशीर्वाद दिया। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में, इसके पूर्व कि मैं प्रोफेसर हुडा जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूं, मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे फिर से मौका दिया कि हमारे आज के एक्सपर्ट को मैं ई सर्टिफिकेट और ई बुक से एक रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उन्हें ग्रीट करूं। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा कॉटन का देना ना, वो जैकेट टाइप में होगा ये है ना, जैसे चली जाएगी। और मोस्ट वेलकम। आपने बहुत अच्छे से हमारे आज के टॉपिक को एलाबोरेट किया, बिकॉज जब मैंने इस टॉपिक को देखा था आई वाज लाइक कि इस टॉपिक पर क्या बातें हो सकती है। देखना तो जैकेट सारी में सारी पॉइंट्स कवर की अबाउट नॉरस ये लगे कि बताया, हमें नाट्य नहीं, शास्त्र फेब को इतना ठंड हो रहेगा कि इतना पहन सकते के बारे में बताया, रामायण का जिक्र किया सर ने, मार्कोनी जी का जिक्र किया सर ने। तो सर हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर डिटेल्ड elaboration on this topic. Thank you so much. हमारे किसी एक पार्टिसिपेंट्स का माइक ऑन है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक वो बंद कर लें, क्योंकि इस व्यवधान आ रहा है संवाद में। तो वो कुछ काम नहीं है, या तो वो विंड शटर जैसा कुछ ये लोग कौन है? आपकी व्यक्तिगत बातचीत भी हम सुन रहे हैं यहाँ पर। लोग अच्छा नहीं लगेगा पट रहा है वाले। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है जो आप बीच में। चलिए, बंद हो गया शायद। हाँ? चलिए, मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर एम एन हुडा जी को, जो भारतीय विद्यापीठ के निदेशक हैं और मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं और साहित्य में आपकी गहरी रुचि है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई रहे, और आप भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की के जर्नल का प्रकाशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बिल्कुल समसामयिक विषयों पर केंद्रित जर्नल, जिसमें दुनिया भर के शोधार्थी और एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और स्प्रिंगर सिंगापुर से इसका प्रकाशन हो रहा है, और आपके कुछ अंक देखने का मुझे अवसर मिला। वो अंक इतने बड़े, और दुनिया भर के जो शोधार्थी हैं उनके आर्टिकल्स हैं, क्योंकि पढ़ने का तो मौका मुझे नहीं लगा, लेकिन वेट के हिसाब से बात करूं, विचारों का वेट तो होगा ही होगा उसमें, लेकिन फिजिकल भी यदि आप उसको तोलेंगे तो शायद 2-2.5-3 किलो से कम वजन नहीं होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा, इतना समृद्ध, उस तरह के जर्नल को एडिट करना, इतने आर्टिकल्स को लगातार इतने आर्टिकल्स मिलना, ये भी उस पत्र की, उस जर्नल की प्रतिष्ठा का परिचायक है कि किस रूप में वो जर्नल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड हुआ है।
हुडा साहब ने अपनी लीडरशिप में भारतीय विद्यापीठ को जिस तरह से शैक्षिक दुनिया में एक पहचान दिलाई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर चूंकि मेरा जुड़ाव आपके जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम के साथ रहा, आपने जिस तरह से वहाँ का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, वो आपकी एक डायनेमिक लीडरशिप का एक तरह से पर्याय है। तो मैं प्रोफेसर हुडा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वोट ऑफ थैंक्स जो है वो प्रपोज करें। आदरणीय हुडा साहब। Thank you so much, Banavar sir, for such a detailed background. At the outset, I take this opportunity to express my gratitude to Professor Pramod Kumar ji, who has spared his valuable time and enlightened all of us on Indian perspective of communication. As I said, the communication is always one of the most important and powerful tool to communicate people, express feeling, and I always say that it's a communicate to win. Communicate to win. आप जिनसे communicate करें, उनको जीतने की कोशिश करें, उनको अपने साथ, अपने विचारों के साथ लेकर चलने की कोशिश करें। एंड ये जिस अच्छे तरीके से, जिस खूबसूरती से प्रमोद कुमार जी ने हम सब लोगों को समझाया, ये अपने आप में एक अद्भुत है और अपने आप में बहुत बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच सर। बनावत सर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनकी जब सीरीज तकरीबन 91 से मैंने अटेंड करना शुरू किया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये एक इंडिविजुअल सुपर एनिमेशन के बाद इस निरंतरता और इस कंटिन्यूटी के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हो, ये अपने आप में एक एडवेंचर जैसा हो सकता है बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के। तो फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं इस आपके इस काम में, जो मैं जानता हूं कितना कठिन है, क्योंकि एक कोविड के बैकग्राउंड में ही एक वेबिनार सीरीज मीडिया की मैंने शुरू की थी, टेक्निकल डोमेन की शुरू की थी, कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स की, और वो मैं चला रहा हूँ। 161 श्रृंखलाएं उसकी चलाई हैं। कितना डिफिकल्ट होता है। और फिर बनावत सर एलोन आफ्टर सुपर एनिमेशन विथ नो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अगर इस सफर में मैं कुछ आहुति दे सकूं, कुछ उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। और मेरे टीचर्स, मेरे विद्यार्थी और जो मेरे डिपार्टमेंट के यंग टीम है, उनको सीखने, उनको समझने, उनको अपने आप को पॉलिश करने और इस माध्यम से जर्नलिज्म डोमेन के बहुत सारे लोगों से जुड़ने का भी एक मौका मिलेगा, तो हमें इसमें जुड़ना चाहिए। ऑलवेज जैसे बनावत सर हमेशा लोगों को कोऑपरेट करते हैं, लोगों के साथ अप्रिशिएट करते हैं एक्टिविटीज, उन्होंने इमीडिएट यस किया, हमारी इनविटेशन पे दिल्ली भी आए और 101वें श्रृंखला के साथ ये प्रोग्राम भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के ज्वाइंट सेलिब्रेशन, ज्वाइंट कोलैबोरेशन में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस निरंतरता के साथ वो मेहनत करते हैं, यूट्यूब चैनल मेंटेन करते हैं, इसकी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, लोगों को इनविटेशन भेजते हैं और फिर हर प्रोग्राम के लिए अपने को अवेलेबल रखते हैं और आगे आने वाले दिनों में ढूंढते रहते हैं कि कौन सा दिन, कौन सा ओकेजन है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, कौन सा बड़ा स्पीकर छूट गया जो हमें जोड़ना चाहिए। ये ऐसा है जैसे कोई अपना गार्डन बनाता हो और चुन चुन के नगीने उसके अंदर जोड़ता हो, ऐसे चुन चुन के नगीने जोड़े हैं और इस तरीके के एक्सपर्ट, अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स पूरे देश और विदेश से इसमें जोड़े गए हैं। जहां सर्टिफिकेट और मेमेंटो की बात, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस लेवल के एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम में आते हैं वो अपने आप में अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं एंड दे डू नॉट नीड any kind of certification. This certification is to empower us to acknowledge ourselves. कि जब वो कभी ये सर्टिफिकेट देखें तो ये याद रहे कि भारतीय विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म को हमने भी एक प्रिविलेज अता किया था, हमने इस प्लेटफॉर्म को एक ग्रेस दिया था अपने विचारों के साथ, अपने टाइम के साथ और अपनी नॉलेज शेयरिंग सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं अटेंड किया या ये जानते हैं कि हमारा यूट्यूब लिंक है जिसको बनावत सर बहुत मेहनत से मेंटेन करते हैं, वो उस यूट्यूब लिंक को हमारे बाकी लेक्चर्स के व्यूइंग के लिए बाकी अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने स्टूडेंट्स में शेयर करें, क्योंकि अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे तभी हमें ऐसा पता चलेगा और हमें समझ में आएगा कि जो अंतक प्रयास किया जा रहा है बनावत सर की लीडरशिप में, उसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। मैं तो बनावत सर की लीडरशिप
और उनके अथक प्रयासों के लिए हमेशा सिर्फ ये कहता हूँ कि इनके लिए ही ये 2 पंक्तियां मेरी समर्पित हैं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। जैसे उनको पता चलता है कि इस टॉपिक पे हमें कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन रखना चाहिए, वो टॉपिक पे कहाँ से विद्वान आएंगे, कहाँ से एक्सपर्ट्स आएंगे, वो जोड़ के लेकर आते हैं और फिर उस हिसाब से इस स्टेज को, इस मंच को सजाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम अटेंड करते रहें, ये हमारे लिए एक इंकरेजमेंट है, हमारे लिए एक सपोर्ट है और हमारे लिए एक उत्साह, और हमें उत्साहित भी करता है इस काम को करने के लिए। सिर्फ प्रोत्साहित करना नहीं, उत्साहित भी करता है। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, दिस मीटिंग रूम is now converted into a facilitation center. My colleague Priyanka and other team members are here who will ensure that you get certificates. If you are not getting certificate, you can unmute yourself and tell your name and email ID. She will identify and will post you the link. And after this is 17:27. So after 10 minutes, this meeting room will be closed. And if you do not get certificate till that, then there will be no mechanism to get the certificate. Experts may leave depending upon the convenience, their convenience, and participants, आप तब छोड़े रूम जब आपको आपका सर्टिफिकेट मिले और आप हमारे प्रोग्राम, हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें, अगले प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करें और अगला प्रोग्राम फिर से हमें अटेंड करें. That will give us huge encouragement to all of us. Thank you so much. Over to you, Banawat sir. सर अनम्यूट कर लीजिए बनावत से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वोड़ा साहब। चैट बॉक्स में किसी एक मित्र ने पूछा है उनकी पुस्तकों के बारे में प्रमोद जी की। संयोग से प्रमोद जी डिसकंटिन्यू हो गए हैं हमारे इस वेबिनार में, क्योंकि उनके ऑफिस का जो नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर वो IMC के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे से करेंगे, मैं पूछ के बता दूंगा आपको कि उनकी कौन सी पुस्तकें हैं। अगली वेबिनार अपनी फरवरी महीने में होगी। मेरा कुछ यात्राओं का सिलसिला अगले 15 दिन तक लगातार है, तो अभी कुछ थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। तो अपन 6-7 फरवरी के बाद अगली वेबिनार होगी और उसके बाद जो भी हमारा विषय होगा, एक्सपर्ट होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आपको लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 900 के आसपास पार्टिसिपेंट्स या जो हमारे उसमें जिज्ञासा रखते हैं हमारी एक्टिविटीज में, वो जुड़ गए हैं और लगभग 1750 सब्सक्राइबर यूट्यूब से भी जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों मंचों को सब्सक्राइब करें और आपका प्रोत्साहन हमारे इस अभियान को और आगे बढ़ाएगा, हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।